नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। अभी कोई 20 साल पहले तक डॉक्टर अंबेडकर का नाम सार्वजनिक रूप से लेना, उनकी तस्वीरों को घर के ड्राइंग रूम में लगाना और उनकी मूर्तियों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना एक तरह का हेजिटेशन का विषय माना जाता था। लेकिन अब 2023 है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर राजनीतिक मजबूरी बन चुके हैं। हर पार्टी उनके उनको माला पहनाकर, उनके चरणों में शीश झुकाकर अपने वोटों की नैया को पार लगाना चाहती है। इसी बीच एक और बड़ी चीज ये है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेके पूरे देश में जो समाज है, तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तरह तरह के मिथक हैं, कई झूठ हैं। उन झूठ का पर्दाफाश करने के लिए, उन झूठ से जो उसके पीछे के मिथक हैं उनको दूर करने के लिए आज हमारे साथ जो समाज के बीच काम करते हैं, वो जो समाज के मुद्दों पर अपनी विचार व्यक्त करते हैं, अपनी राय रखते हैं, ऐसे शख्स मौजूद हैं। डॉक्टर पीडी महन सर हमारे बीच में मौजूद हैं, रवीश कुमार जी हमारे बीच में मौजूद हैं, इनायत अब्बास जी हमारे बीच मौजूद हैं और डॉक्टर मेजर मनोज राजे हमारे बीच मौजूद हैं। आज की चर्चा का जो केंद्रीय विषय है वो ये है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को केवल आरक्षण के लिए ही इस देश में जाना जाता है, वो चाहे आरक्षण के समर्थक हों या फिर आरक्षण के विरोधी। और दूसरा, उनको एक संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन अगर उनके व्यक्तित्व को देखा जाए तो व्यक्तित्व इससे कई गुना विराट है और कई पहलू हैं उनके व्यक्तित्व के जो अभी तक सामने ठीक से समझ के आए नहीं हैं। इसी पर हम डॉक्टर महंत से बात करेंगे कि डॉक्टर महंत, क्या आप मानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर को लेके समाज में किस तरह का झूठ प्रचलित है? झूठ तो नहीं बोले इसे, झूठ के बजाय मिसकॉन्सेप्शन ज़्यादा सही शब्द है, क्योंकि ऐसा प्रचारित किया गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो सिर्फ दलितों के नेता हैं। उन्होंने सिर्फ आरक्षण दिया। उन्होंने संविधान बनाने के समय बन रहा था तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जबकि ये सारी चीजें अर्ध सत्य है। न वो दलितों के नेता हैं अगर आप संविधान को पढ़े हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने संविधान को पढ़ा नहीं है। उन्होंने सुनी सुनाई बातों को, उसी को मानते हुए उन्होंने अपना एक दिमाग बना लिया है कि इन्होंने संविधान में सिर्फ आरक्षण देने के लिए काम किया है। और संविधान में हर व्यक्ति, चाहे वो स्वर्ण हो, क्षत्रिय हो, जो भी हो, शूद्र हो, SC ST के लोग हों, सबको बराबर का ही दिया है। अगर संविधान में आप देखें तो हर किसी के लिए ही उसमें प्रावधान किए गए हैं। तो जो आप पूछ रहे हैं मिसकॉन्सेप्शन, वो हर तरह से उनको, मेरे ख्याल से इसका सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोई है तो दलितों के नेता बाबा साहब के बाद जो दलितों के जो नेता है ना, जिन्होंने उनको अपने में समाहित करने के लिए उन्होंने एक आदित्य को, सूर्य को एक टिमटिमाता हुआ दिया बना दिया उन्होंने अपने समाज का। उसके कारण अगर आप एक इमेजिन कर सकते हैं, अगर वो एक समण जाति में पैदा हुए होते, एक ब्राह्मण जाति में अगर पैदा हुए, तो आज वो विश्व धरोहर के नाम पे यही लोग बोल रहे होते। तो जो हमारे जो दलित समुदाय के जो नेता हैं, उन्होंने उसको सीमित कर दिया बाबा साहब को। बिल्कुल, एक महान नेता पर एक तरह से अपना कब्जा करके एक आधिपत्य जमा के उनकी जो योगदान है उसको कम प्रसार हुआ, उनका कम प्रचार हुआ। मैं इनायत अब्बास जी के पास जाऊंगा। इनायत जी, देश की आधी आबादी यानी कि महिलाएं और खास तौर से अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट जो महिलाएं हैं, वो ऐसा मानती हैं और ये परसेप्शन है भी, जिस तरह से डॉक्टर महंत ने कहा कि उनको लेके भ्रांतियां हैं कि डॉक्टर साहब, बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिर्फ दलितों के लिए ही काम किया, आरक्षण दिया तो दलितों के लिए दिया। लेकिन महिलाओं के लिए उनका योगदान अपने आप में ऐसा है कि महिलाएं शायद जानती नहीं है। मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ा सा उनके योगदान के बारे में आप बताइए। जैसा कि हमारे आज के कार्यक्रम का शीर्षक भी है कि डॉक्टर अंबेडकर को अगर इसी फरमाइश में रखा गया है मोटे तौर पे कि वो दलितों से एक वर्ग है जिसके नेता थे, जैसे भी डॉक्टर महंत ने बताया, जाहिर है ऐसा है नहीं। इसमें बहुत सारे दूसरे वर्ग जो हैं जिसमें महिलाएं भी हैं और जिनका बड़ा हिस्सा है, उनके लिए उन्होंने काम किया। मैं इससे पहले कि महिलाओं के बारे में या किसी एक और वर्ग के बारे में जिनके नाम पे शायद वो इतने मशहूर नहीं है कि उनके लिए काम किया, ये बात कहना चाहता हूं कि अगर ये बात एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि सच होती,
तो भी वो सर्वमान्य होने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि कोई भी समाज तब तक आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक उसका इतना बड़ा वर्ग हाशिए पे हो या उसके साथ न्याय संगत मामला न बन रहा हो। तो जाहिर है कि अगर कोई आदमी उस समाज में से खड़े होकर सिर्फ उस समाज का भी भला करे, तो मैं समझता हूं कि उसने पूरे समाज का या सारे वर्गों के लिए एक अच्छा काम किया। लेकिन जाहिर है कि ये बात सच नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर का जो व्यक्तित्व था उसमें तमाम लोगों के लिए गुंजाइश थी और सबके लिए उन्होंने काम करा। जहां तक महिलाओं का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि उन्होंने जो महिलाओं की स्थिति का जो आकलन किया, उनका स्टेटस क्या है समाज में, तो उसमें चार पांच चीजें मोटे मोटे एक प्रमाइसिस है जिसके अंदर उन्होंने उनकी सामाजिक स्थिति का आकलन किया। जैसे मिसाल के तौर पे कास्ट सिस्टम से उन्होंने महिलाओं की स्थिति का आकलन किया, या विडोहुड का जो मामला था, जो महिलाएं जिनके पति नहीं रहे उनकी सामाजिक स्थिति। इसी में चलिए तो देवदासी रही, इसी में चलिए तो उन्होंने वर्णशंकर थ्योरी को रिफ्यूज किया और वहां से भी उनकी सेक्स वर्कर के बीच में जाकर के उन्होंने मुंबई में भी और भी जगह उनकी स्थिति का जायजा लिया, उन ट्रैफिकिंग के खिलाफ मामलात करे। और जो महिलाएं हैजार्डस प्रोफेशंस में थीं, जो खतरनाक थे उनके लिए, या ऐसी फैक्ट्रियों में या ऐसी जगह काम करती थी, या उनकी जो वर्किंग सिचुएशन थी, उसको लेकर के उन्होंने समझा। और इन तमाम, और उसमें एक और पहलू था जिसमें उन्होंने समझा, जो मैंने चार पांच बातें कही, उसमें उनका जो माइथोलॉजी में उनका क्या स्थान है, ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था में उनका क्या स्थान है। तो डॉक्टर अंबेडकर की ये जो चार पांच चीजें हैं, इस प्रोमाइसिस में उन्होंने भारत में महिलाओं की स्थिति का आकलन किया, और बहुत ठीक आकलन किया, और बहुत ठीक मानक चुने उन्होंने आकलन करने के लिए, इसमें कोई बहस नहीं। और फिर उसके लिए काम किया जिसपे हम लोग आगे बातचीत करते रहेंगे। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने भारत के लगभग हर वर्ग के लिए, लगभग नहीं बल्कि हर वर्ग के लिए काम किया। इसमें मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल। अब्बास जी, आपकी बात को ये आगे बढ़ाता हूँ। डॉक्टर मेजर मनोज राजे, जो बात अब्बास जी से चल रही थी कि महिलाओं के लिए उन्होंने, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो महत्वपूर्ण काम किए, अगर हम उनके पहले के समाज को, भारतीय समाज को अगर एक नज़र डालते हैं, तो महिला एक वस्तु के रूप में ही देखी गई। और ख़ास तौर से यहाँ ज़िक्र करने में कोई गुरेज़ नहीं है कि मनुस्मृति में तो किस तरह से महिला की एक व्याख्या की गई है कि उसको जब बच्ची है तो अपने पिता के अधीन रहना है, जब युवा है तो पति के अधीन रहना है, और बुढ़ापे में बच्चों के अधीन रहना। तो एक तरह से वस्तु की तरह से उस जो पूरा एक झंझावात था, एक पूरा केज था, उस केज से निकालने का काम बाबा साहेब ने किया। और मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से सो कॉल्ड अपर कास्ट महिलाएं और जो रिजर्व कैटेगरी में है, या पूरी भारतीय समाज की महिलाओं से ये गुजारिश करूंगा कि इस मुद्दे को आप समझिए और कल्पना कीजिए कि अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो महिलाओं की स्थिति क्या होती। आप इस कल्पना को इस तरह से भी देख सकते हैं कि आज से 20-25 साल पहले महिलाओं की जो स्थिति थी, तो उनके शुरुआत के समय में, यानी 1920 या 30 के समय में महिलाओं के क्या हाल रहे होंगे। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को जो सीमित किया गया कि वो जो उनके जो काम हैं वो किसी वर्ग विशेष के लिए हैं, लेकिन उनके जितने काम हैं वो शायद जो कंट्रीब्यूशन है, शायद भी कहना थोड़ा गलत होगा, वो आपका इंसान होना, मानव मात्र होना और नागरिक होना पर्याप्त है, जो कि संविधान में वर्णित है। उन्होंने बहुत स्ट्रांगली ये कहा गया है कि आप अगर नागरिक हैं भारत के, तो आपको वो पूरे अधिकार मिलेंगे जो किसी और को मिले। मतलब एक गांव का व्यक्ति शहर से कहीं भी हीन नहीं है। एक महिला को भी उतने ही अधिकार हैं जितने के एक पुरुष को हैं। तो उसको, महिला को न्याय पाने का, शिक्षा पाने का और अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का, स्वतंत्रता के भाव के साथ, अपने अधिकार जो उसको मिले हुए हैं उन भावों के साथ जीने का पूरा अधिकार है। तो ये, जहां वो ये देखते हैं कि केवल आपका मानव मात्र होना या नागरिक होना ये पर्याप्त है, ये मायने नहीं रखता कि आप किस वर्ग से आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, किस धर्म से आते हैं। आप महिला हैं, कोई बात नहीं, आपको उतने ही अधिकार। तो
अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर को, तो वो तो कंट्रीब्यूशन केवल जो नैसर्गिक एक व्यक्ति की जो आकांक्षा है स्वतंत्रता की, बराबरी की, न्याय पाने की, और कोई उसे कम ना समझे। वो ये नहीं कहते कि महिलाएं ऊपर है, नहीं, अगर महिला कोई जो हायर पोस्ट पर है या हायर पोजीशन पे है, तो उसको भी अधिकार नहीं कि वो किसी पुरुष को नीचे दिखाए। या मान ले कोई दलित है, तो वो ये नहीं कहते कि नहीं दलित ऊंचे हैं सवर्णों से, वो एक जगह ये भी दिखाते हैं कि नहीं, दलित और सवर्ण इक्वल हैं। तो इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि आपकी सामाजिक पोजीशन क्या है, जेंडर क्या है, क्षेत्र क्या है। तो ये जो उनका काम है वो तो कहें कि सार्वभौमिक है। मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डॉक्टर मेजर मनोज राजे की जो बातचीत है, वो बातचीत इसे और इंगित करती है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दरअसल भारत के पहले मानवाधिकार के जो संरक्षक हैं या उस मानवाधिकारों की बात करने वाले व्यक्ति हैं, उनमें शुमार किए जा सकते हैं, और ये एक और उनका एक अलग रूप है। और वर्ल्ड फोरम पे यहाँ मैं जोड़ना चाहूंगा कि जैसे यहाँ तो ये झूठ फैलाया गया है कि दलितों के मसीहा थे, लेकिन वर्ल्ड फोरम पे जब उनकी बात होती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या और दूसरी यूनिवर्सिटीज में, तो वो मानव अधिकारों के संरक्षक के रूप में उनको पढ़ाया जाता है। बिल्कुल, मतलब एक बड़ी चीज है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का ये एक रूप है जो मानवाधिकारों को लेके, और खुद भारत की जो यूनिवर्सिटीज हैं या जो ह्यूमन राइट्स के कोर्स है, शायद उसमें भी ये चीज अभी तक उल्लेखित उस तरीके से तो नहीं ही है। रवि जी, मैं आपसे, एक बड़ा तबका है और आप सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय, बेबाक राय रखते रहते हैं। कर्मचारी तबके के लिए या श्रमिक वर्ग जो है, उसको लेके भी बाबा साहेब का एक अतुलनीय काम है। और आज भारत का जो समाज है, अगर श्रमिक वर्ग का समाज जो है, जिसको हम चाहे ईपीओ ईपीएफओ देख लें या कर्मचारियों के दूसरे राइट्स का हम देख लें, 2000 जो 1920-30 में तो इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। ये क्या, आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से आप लोग बात कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को सीमित कर दिया गया है कि वो दलितों के मसीहा थे, जबकि उन्होंने मजदूर वर्ग के लिए जो काम किया है, मजदूरों की समस्या को बाबा साहब जितना समझने वाला इंसान मुझे नहीं लगता कि आज तक हुआ है। वो मजदूरों के बीच में की छोटी छोटी समस्याओं को इस तरीके से समझते थे। जैसे 1937 में जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार एक विधेयक लेके आई कि मजदूर स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं और स्ट्राइक करने पर उनको जेल भेजा जाएगा, तब बाबा साहब ने कहा नहीं, मजदूरों का हड़ताल करना उनका मौलिक अधिकार है और ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा, और किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम कराना उसको गुलाम बनाने जैसा है। बिल्कुल। और एक और बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस तरह का समाज हमारा था, उसमें दो ही वर्ग थे। एक तो कमेरा वर्ग था जो कमा खाकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करता था, और एक शासक वर्ग था, अब उसको किसी भी तरह से ले लीजिए, जिसमें काम के घंटे कमेरा वर्ग के लिए कोई तय नहीं थे। सुबह से खपना है तो शाम तक 12 घंटे, 14 घंटे। और इसको एक कविता में बहुत ही अच्छे से अगर कहीं रेखांकित भी किया गया है कि कुआं ठाकुर का, खेत ठाकुर का, तो सारी जो इच्छाएं थी वो ठाकुर की थी, और ठाकुर यहाँ इन्वर्टेड में सो कॉल्ड अपर कास्ट है। ऐसे में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने श्रमिक वर्ग को उसकी समस्याएं समझते हुए, और जैसा कि जो श्रमिक है वही लगभग दलित है और वही शोषित भी है, तो 85% जिस समाज की हम बात करते हैं उसके लिए भी उन्होंने उनके राइट्स को लेके, जिसमें उनके ह्यूमन राइट्स भी हैं और उनके श्रमिक राइट्स हैं, उनको लेके भी बहुत कुछ किया है। और इस पर अपने आप में एक विस्तार से चर्चा की जा सकती है। एक बड़ा और महत्वपूर्ण विषय है भारत की इकोनॉमी का, भारत की इकोनॉमिक्स का। और शायद कम ही आम लोगों को पता होगा कि जो आरबीआई है उसकी स्थापना में बाबा साहेब की भूमिका मुख्य बड़ा रही है। योगदान। डॉक्टर महंत, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज की इकोनॉमी को लेके बाबा साहेब के क्या विचार थे, जो भारत जिस तरह से उस समय वर्क कर रहा था। और शायद प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये उन्हीं की किताब है जिस पर थीसिस है और बड़ी चर्चित वो पुस्तक है। सबसे पहले तो ये बताऊं कि जो बाबा साहब को बोलते हैं, मतलब अच्छे तरीके से भी अगर याद करता है कोई आदमी या कोई समाज अगर याद करता है, तो संविधान निर्माता, या जैसा मेजर मनोज ने बताया
कि मानव के अधिकारों के संरक्षक, महिलाओं के संरक्षक, ये सारी चीज़ें अलग अलग पॉकेट्स में हैं। लेकिन अगर बाबा साहब की शैक्षणिक योग्यता पे आप जाएंगे तो पूरा का पूरा ही जो पिक्चर आपको दिखाई जाती है उसके उलट है, जिसको कोई भी नहीं बताता है कि बाबा साहब की जो पढ़ाई है, उन्होंने बीए किया इकोनॉमिक्स से, उन्होंने एमए किया इकोनॉमिक्स से, उन्होंने पीएचडी की इकोनॉमिक्स से, उन्होंने एमएससी की इकोनॉमिक्स से, उन्होंने डीएससी की इकोनॉमिक्स से। डीएससी एक ऐसी डिग्री है जिसको आजाद भारत में मेरे ख्याल से एकाध किसी ने किया है और उनके बाद, बिल्कुल। अदरवाइज उस समय तक किसी ने भी इकोनॉमी में डीएससी नहीं किया था। अब हम बात करते हैं कि उन्होंने जो इकोनॉमी की बात करते हैं, तो आपने जैसे प्रॉब्लम ऑफ रूपी जो उनकी थीसिस थी जो पीएचडी की, उस प्रॉब्लम ऑफ रूपी का पूरा जो है, इट्स प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, मतलब उसकी समस्या और उसका निदान। जी, सिर्फ समस्या बताना ही एक बुद्धिमान का की पहचान ये नहीं कि समस्या बताते, सही बात। उसके साथ अगर वो उसका उपाय बताता है, तो उनके थीसिस में वही उपाय बताया गया था, जिसको जो उस समय हिल्टन यंग कमीशन बैठा था, जिसको रॉयल कमीशन ऑफ बोलते थे उस समय, वो आरबीआई का जब फाउंडेशन रखा जा रहा था, तो कमीशन बिठाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि एक कमीशन बिठाते हैं जो अपनी चीजें जो बताएंगे उसके आधार पे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन करेंगे। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ मिलता नहीं है, लेकिन जो जानकार है उनका कहना है कि उसमें जो मेम्बरान थे, मेम्बरान जो उस कमेटी में आए थे, सबके हाथ में बाबा साहब की थीसिस की वो कॉपी थी, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जिसमें जो जो चीजें उन्होंने बताई थी कि रुपीस का वैल्यूएशन कैसे होगा, डिवैल्यूएशन कैसे होगा, इसका योगदान क्या होगा, ये सारी चीजें उस किताबों में थी। उन पॉइंट्स को डिस्कस किया गया, उसके आधार पर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का की नींव रखी गई। अगर कहें तो, कहने को तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स में शायद मेरे ख्याल से विश्वेश्वरैया साहब को फादर ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है इंडिया का, लेकिन मेरे हिसाब से तो फादर ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया बाबा साहब को मानना चाहिए, रादर देन ओनली कंसिडरिंग हिम एज ए फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इकोनॉमिक्स का उनका योगदान को तो आप, मतलब इट इज बियॉन्ड एनीथिंग। बिल्कुल। एक रोचक संस्मरण मुझे भी याद आ रहा है कि जो ओबीसी इस समय जो मुद्दा बना हुआ है, देश में बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो ये जो ओबीसी शब्द है वो भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की देन है। और ये 1928 में कुछ इस तरह से हुआ था कि जो ऐसे तबके जिनको उस समय शूद्र माना जाता था, वो दलित नहीं, अस्पृश्य नहीं थे वो, लेकिन ऐसे जिसको हम कमेरा वर्ग भी कहते हैं, कामकाज करके वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन शिक्षा का अधिकार नहीं था, अवसरों की कमी थी। ऐसे तबकों के लिए उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है। अंग्रेज सरकार ने कोई मिस्टर स्टार्ट है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी में बाबा साहेब को भी शामिल किया था, जिसमें पहली बार ये जिक्र आता है कि उन्होंने एक तो जो सवर्ण तबका है उसका जिक्र किया, एक जो दलित तबका है उसका जिक्र किया, और अनरिजर्व ये जो ओबीसी है, पिछड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग, उसका जिक्र पहली बार किया। तो इस तरह से ये योगदान भी बाबा साहेब के खाते में ही जाता है कि ओबीसी तबके की समस्याओं को उन्होंने अंग्रेज सरकार के प्रति इंगित किया। मनोज जी, मैं वापस आपके पास आता हूँ। आपने एक बहुत अच्छी बात से शुरुआत की थी कि मानव अधिकारों के पुरोधा के रूप में बाबा साहेब को देखना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि जिस समय वो दौर था, उस समय मानव अधिकारों जैसी तो कोई बात हिंदुस्तान में थी नहीं। या तो शासक था या फिर उसके आदेश पे काम करने वाले लोग थे, जो ईश्वर का आदेश मानकर अपने जीवन को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको नियति मानकर अपनी जिंदगी को काटते थे। ऐसे में जो जो कुछ बाबा साहेब ने किया, वो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं सर की बात इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि फिर आपके सवाल पर आते हैं। बाबा साहेब जो थे वो इस देश की नब्ज को समझते थे। उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उन्होंने ये कहा कि चुनाव प्रचार के समय आप रुपया मत लाइए इसमें बीच में। आप बहुत जो
मिनिमल या कुछ अमाउंट फिक्स कीजिए, बहुत मिनिमल, जिसमें चुनाव में पैसा इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि अगर ये आ गया तो एक तो जाति खत्म नहीं हुई, और दूसरा जो संपन्न लोग हैं, जो खाई है गरीब और अमीर के बीच की, वो रहेगी, और वो रहेगी तो यही लोग जिनके पास पैसे हैं, पावर है, ये लोग दोबारा से सत्ता में आ जाएंगे और इनका प्रभुत्व होगा। आज आप देख रहे हैं उस पैसे के उपयोग की वजह से कैसे, अगर आपके पास पैसा है तो आप वो प्रचार में झोंक सकते हैं, उस पैसे के उपयोग से वोट खरीद सकते हैं। इवन आप वोट खरीदने के बाद भी अगर आप नहीं बना पाए सत्ता, तो कहीं विधायकों की खरीद फरोख्त जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, वो भी आज कोई छिपी हुई बात नहीं है। मतलब इवन आम जनता भी ये मान चुकी है कि राजनीति भ्रष्ट है, और ये सब तो वो करते ही हैं। तो वो आप सोचिए उस आदमी का विजन कि ये 50 साल बाद आगे चल के ये लोकतंत्र का क्या होने वाला है, तो कैसे उस इकोनॉमी को समझते थे और क्या चीज होना चाहिए क्या नहीं, ये उन्होंने उस समय बोला। तो जिसका दंश आज हम उसको चूंकि लागू नहीं किया गया, तो आज पूरा देश झेल रहा है। दूसरा, मानव अधिकारों की बात पर हम आते हैं, थोड़ा मेरे स्टेटमेंट लंबा हो गया। इसकी शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध से। तो दूसरे विश्व युद्ध में जब हिटलर ने जितने ज्यूस थे उनको भट्टियों में झोंक दिया, जहां एक रेस अपने आप को श्रेष्ठ समझती है, वो कैसे कितना बड़ा विध्वंस खड़ा कर सकती है अगर उनके पास पावर आ जाए। वो पावर किसी भी फॉर्म में हो सकती है। एक पुरुष सोच सकता है कि मैं महिला से श्रेष्ठ हूँ, एक पैसे वाला सोच सकता है कि मैं जो निर्धन है उसको जैसे चाहे पैसे की दम पे चला सकता हूँ। एक बड़े शहर वाला सोच सकता है कि ये तो छोटे मोटे लोग हैं, या एक पढ़ा लिखा सोच सकता है कि एक जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति है, वो दोयम दर्जे का है। तब इधर संविधान आता है जो बात करता है इक्वालिटी की, कि इन सबसे ऊपर आप, जो आप व्यक्ति हो, आपकी गरिमा एक मानव के रूप में सबसे ऊपर है और मानव अधिकार सबसे ऊपर है। तो यहाँ कोई बात नहीं रह जाती है किसी कास्ट की, या किसी धर्म विशेष की, या किसी क्षेत्र विशेष की। तो इसीलिए बाबा साहब को अगर मैं कहना चाहूंगा कि ये शब्द, चाहे वो दलित वर्ग हो या सवर्ण वर्ग, वो याद कर लें कि वो आज, उनको आज से दलितों के मसीहा के रूप में तो जाना ही जाए, संविधान निर्माता के रूप में तो जाना ही जाए, लेकिन मानव अधिकारों का संरक्षक इसके रूप में बहुत प्रमुखता से जाना जाना चाहिए। बिल्कुल, भारतीय समाज का ऐसा कोई पहलू हमें नहीं लगता कि जिस पर बाबा साहेब के हस्ताक्षर नजर नहीं आते हो। इतना दूरदर्शी व्यक्ति, इतनी विलक्षण सोच का व्यक्ति हमारे देश में हुआ। और खास तौर से अगर मैं इसको थोड़ा सा अतिरेक में कहूँ, तो जो दलित समाज का मसीहा है, वो ऊपर से नहीं आया, वो उसने किसी समाज में जन्म लिया, इसी समाज में संघर्ष किया और अपने समाज को उस दलदल से निकालकर एक बराबरी के स्थान पर लेके आए। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर राजनीतिक मजबूरी तो बने हुए हैं। ये मेरा सवाल सभी मेहमानों से है कि ये राजनीतिक मजबूरी किस तरह से उनकी सामाजिक स्वीकार्यता में तब्दील हो सकती है। यानी एक तबका है, इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं तो महात्मा गांधी के बारे में ये कहा जाता है कि आप गांधी से या तो नफरत कर सकते हैं या प्रेम कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि बाबा साहेब के साथ भी बिल्कुल यही स्थिति है। या तो आप डॉक्टर अम्बेडकर के साथ खड़े हो सकते हैं या आप उनके विरोध में खड़े होते हैं। जो उनके साथ खड़े हुए हैं उनका पक्ष लगभग ओपन है, लेकिन जो लोग विरोध में खड़े हुए हैं उनके साथ स्थिति ये है कि उन्होंने ना तो बाबा साहेब को जाना है, ना समझा है, ना पढ़ा है, सिर्फ विरोध के लिए विरोध वो हो रहा है। तो ये जो सामाजिक एक दूरी है अभी हिंदुस्तान में, वो राजनीतिक मजबूरी से सामाजिक स्वीकार्यता में कैसे तब्दील हो सकती है, कैसे बाबा साहेब एक विराट, जो उनका विराट व्यक्तित्व है, वो सर्व स्वीकार्यता में तब्दील हो सकता है, उस पर आपसे बहुत ही संक्षेप में सभी से क्रमशः में जवाब चाहूँगा। मैं ये समझता हूँ कि एक तो हम महिलाओं की बात कर रहा था, मैं आखिरी बार जब हमने बात करी तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँ और आपकी बात से उसको सवाल से जोड़ता हूँ।
देखिए, सवाल ये है कि 1971 में मेरे ख्याल स्विट्जरलैंड जो है वो महिलाओं को वोटिंग राइट देता है, और 40 के दशक में बाबा साहब जो हैं वो महिलाओं के वोटिंग के अधिकार की बात कर रहे हैं, उसके पक्षधर। अच्छा, दुनिया के बहुत सारे देशों में जिस तरह से आंदोलन या डिमांड थी कि महिलाओं को वोटिंग राइट देना चाहिए, वो उस हिंदुस्तान में नहीं थी। उसके बावजूद वो दे रहे हैं। इसी तरीके से डाउरी के खिलाफ कानून मान लें आप, इसी तरीके से एडॉप्शन का अधिकार महिलाओं को मान लें आप, इसी तरीके से जो राइट टू वोट के अलावा उनके जो मामला थे महिलाओं के, प्रॉपर्टी में उनको हिस्सा मिलना चाहिए। हिंदू कोड बिल में बहुत सारी रेमेडीज उन्होंने दी, जो उस वक्त पास नहीं हो पाई, तो 5 अलग अलग तरह से बाद में वो पास हुआ हिंदू कोड बिल। तो आधी आबादी जो है उसके लिए उन्होंने, क्योंकि मैं वही बात करता आ रहा था, तो आधी आबादी के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी। और जो समझिए कि ज्योतिबा फुले और तमाम सिलसिले थे उसको आगे बढ़ाते हुए उनकी शिक्षा के लिए फातिमा शेख, उन्होंने वहां से काम किया। अब स्थिति ये आ गई कि महिलाओं के अधिकारों के प्रति शिक्षा की वजह से वो भी सजग हुई कुछ, हालांकि बहुत जबरदस्त स्थिति जो है, खराब आज भी है, मैं समझ। सवाल ये है कि जो जिस बात से हमारा कार्यक्रम हमने रखा, जो शीर्षक के उन्होंने अलग अलग समाज के, हमने देखा कि उन्होंने कैसे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एक जबरदस्त काम करा, महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा काम करा, ओवरऑल समाज के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए, और वो हमारे लिए आइडियल तो हैं ही, इसमें कोई बहस नहीं। अब चूंकि उन्होंने इतना कुछ किया और आइडियल भी हैं, तो समाज के एक बड़े वर्ग में उनकी बहुत जबरदस्त स्वीकार्यता है। तो राजनीतिक पार्टी की मजबूरी है कि किसी ऐसे व्यक्ति का जिसकी इतनी बड़ी स्वीकार्यता हो, उसको आप हाशिए पे तो रख नहीं सकते। तो जो पार्टियां डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से सहमत नहीं है, कम से कम अंदर से, वो बज़ाहिर या सामने से ऐसा क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझता हूं कि वो काम वही कर रही हैं। अब सवाल ये है कि अगर हम लोग या हमारे जैसे लोग या समाज के लोग वाकई ये बात समझते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की जो बातें हैं, जो उनके काम हैं, उससे हम प्रेरणा लेते हैं, तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज की भी नकेल कसे रहें, ताकि वो उनकी शिक्षा से, या जैसे बार बार इन दिनों बात चलती है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके अमेंडमेंट से लेकर और तमाम तरह के खतरे इस पर बातचीत होती है। तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रति प्रतिबद्ध होने की एक ये बुनियादी बात है कि आज जो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रति रहें, और तमाम समाज के वर्गों के अधिकारों के प्रति सजग रहें, और पॉलिटिकल पार्टीज को कम से कम इतना मजबूर कर सकें कि वो हमको कम्युनल लाइंस पे इस तरह से न कर पाए कि हम धीरे धीरे बैक स्टेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम चलता रहे। बिल्कुल। बस ये आपके जवाब ने इस चर्चा को थोड़ा सा और विस्तार दे दिया है, मुझे लग रहा है हमको चर्चा थोड़ी सी बढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है, इसको प्रतीकात्मक रूप से ही जी बात जी। करते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो नीला कोट है, हम्म। उसको भगवा लाल और तरह तरह के कलर में करने का एक जो कोशिशें चल रही है, इसको साजिशें कह सकते हैं। मेरा मतलब है कि विचारधारा थोपने का। हाल ही में एक किताब आई जिसमें ये दावे किए गए कि बाबा साहेब अम्बेडकर संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने के समर्थक थे, और उस किताब को मैंने पढ़ा है, उस पर कभी और चर्चा होगी। लेकिन सार उसका ये है कि हिंदुत्व के बहुत बड़े पुरोधा बाबा साहेब अम्बेडकर थे। डॉक्टर महंती, ये जो कोशिशें हो रही हैं दबे छुपे, आप क्या सोचते हो? मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूँ, उनको एक दायरे में बांधने की कोशिश शुरू से की गई है। उस व्यक्ति के बारे में आप सोचिए, 1950 में संविधान लागू हुआ, 1956 में उनका परिनिर्वाण हुआ। उनके पास सिर्फ 6 साल थे। 6 साल में वो क्या क्या कर गए, किस किस क्षेत्र में क्या क्या योगदान कर गए। जैसे अब्बास भाई ने बताया अभी, महिलाओं के लिए आधी पॉपुलेशन तो महिला है बिल्कुल। देश की। वो महिलाएं आज भी पूजा पाठ, देवी देवता, उपवास और स्वर्ग नर्क उसी में उलझी हुई है, पढ़ी लिखी भी। ठीक है, अगर उनको भी समझ में आ जाए कि हमारा कोई अगर किसी ने उद्धार किया है तो ये व्यक्ति हैं जिनको संविधान निर्माता या दलितों के उद्धारक कहा जाता है, जबकि वो उद्धारक असल में आधी पॉपुलेशन के उन महिलाओं के उद्धारक है। और बाबा साहब को और ब्रॉड में अगर देखें, देखिए कुछ दायरे में बांधने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन वो बंधेगा नहीं। जो दरिया है उसको कोई बांध नहीं सकता है। कोशिश करते हैं लोग, ईंट पत्थर लेके लगे हुए लोग, लेकिन वो होगा नहीं। जो विचार है, जैसे गांधी से कंपेयर करते हैं तो बोलते हैं ना कि आप व्यक्ति को मार दिया, उनके विचारों को नहीं मार सकते। बिल्कुल। आज सबसे ज्यादा बाबा साहब को डर किस चीज से लग रहा है? आप उनकी मूर्तियां तोड़ते, रोज सुनते नहीं उसमें मूर्तियां तोड़ दिया, काली पोत दी, जी। ये क्या है? इसका मतलब यही है कि आप उस व्यक्ति की मूर्ति से डर रहे हो। विचार तो कागज में उतरे, कागज से दिमाग में आ गया, दिमाग से फिर समाज में उतरेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। बाबा साहब के दूसरे पहलू जो छूट गई, मैं उसमें भी बात करना चाहूंगा। बिल्कुल। बाबा साहब की फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़िए आप। उन्होंने क्लियर कट तिब्बत के बारे में बोला था। तिब्बत जिस दिन चाइना के पास जाएगा, इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जी बिल्कुल। क्योंकि एक कंट्री बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में कंट्री है, जिसको पार करके इंडिया तक आने में चाइना को तकलीफ होगी। बिल्कुल। अब वो उसका स्टेट हो गया, वो तो तिब्बत से घुस के हमारे अरुणाचल में घुसा हुआ है। अगर उस समय उनकी बात मानी गई होती तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। हम आज दुनिया को अनाज देने की बात कर रहे हैं। जितने हैं दामोदर वैली और जो हीराकुंड डैम है, इनका कौन स्वप्न दृष्टा था? डॉक्टर अंबेडकर ही थे उसके भी स्वप्न दृष्टा। अगर वो बांध न बनी होती, क्योंकि उनका विजन जो इतना बड़ा था कि उन्होंने जो लोगों को बताना चाहा, उनको टाइम नहीं मिला। अगर वो 5 साल 10 साल और रह जाते तो मेरे ख्याल से जिन चीजों का स्वप्न, विश्व गुरु का स्वप्न जो आज देखा जा रहा है, तथाकथित विश्व गुरु, वो सचमुच में हम शायद बिल्कुल बन चुके होते हैं। ठीक है ना? तो उनको जो आप बता रहे हैं, जो आपका प्रश्न है कि दायरे में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, कि कभी उनको भगवा कोट पहना दे रहे हैं, कभी कुछ पहना दे रहे हैं, उससे कुछ होना जाना है नहीं। देखिए, उनको कितना भी आप बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन वो मजबूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर को एक साइड करके आप कुर्सी पे बैठ नहीं सकते आज की डेट। आप चाहे कोई हो। राष्ट्रपति महोदय आज हमारी बनी है, बोलना पड़ेगा कि वो आज बनी है तो बात डॉक्टर अंबेडकर के कारण बनी। हमारे प्रधानमंत्री महोदय जब बन के गए थे तो उन्होंने बोला था मैं डॉक्टर अंबेडकर के कारण बना, क्योंकि मैं ओबीसी का हूं। जी बिल्कुल। ठीक है ना? तो आप बोलते रहिए कुछ भी, बोलने से ऐसे हो जाते हैं तो मतलब लोग तो किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर महंत और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हम केवल उन पहलुओं पर बहुत ही संक्षिप्त चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना कुछ है उनके बारे में कहने के लिए कि भारत सरकार ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय हजारों पेज के लगभग 20-21 वॉल्यूम निकाले हुए हैं, और उनको आप, मेरा व्यक्तिगत आग्रह है कि आप समय निकालकर, खासतौर से महिलाएं और दूसरे सभी तबके के लोग उनको जरूर पढ़ें, और एक ऐसे स्वप्न दृष्टा के बारे में अपनी थोड़े से जो पर्दे हैं, जो जाले हैं, वो साफ करें कि व्यक्ति सिर्फ दलितों का मसीहा नहीं है, वो पूरे समाज का और भारत का एक ऐसा चमकता हुआ सितारा है जिसके लिए एक दार्शनिक ओशो रजनीश ने कहा है कि वो जो भारत के जो प्रकांड जो विद्वान हुए हैं या जो सबसे मेधावी व्यक्ति हुए हैं, उनमें से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एक हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं है। रवि जी, आप कार्यक्रम हम समाप्त करने की ओर हैं। श्रमिक तबका कैसे उनको याद करे, कैसे उनके योगदान को और गहराई से समझ सके कि जो पूरा श्रमिक समाज है, हर तरह का श्रमिक समाज, सरकारी गैर सरकारी, वो उन्होंने उस समय भी ये कल्पना की थी कि किस तरह से अब प्राइवेटाइजेशन आगे होगा और प्राइवेट जो संस्थाएं हैं उनमें भी कर्मचारियों को किस तरह से राइट मिलेंगे। इतना दूरदर्शी व्यक्ति है। उनके बारे में श्रमिक तबका, जो आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की ना, तो बाबा साहब प्राइवेटाइजेशन के बिल्कुल ही खिलाफ थे। वो ये मानते ही नहीं थे कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, सारी चीजें राज्य के हाथ में होना चाहिए। बाबा साहब का इसका ये मानना था। दूसरा जो आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब कैसे याद करेंगे उनके लिए बाबा साहब को, तो बाबा साहब के याद करने के लिए बहुत सारी वजह है। बाबा साहब जैसे हर महीने लोग इंतजार करते हैं, हर 6 महीने बाद कि हमारा डीए बढ़ेगा, तो उसके लिए भी व्यवस्था बाबा साहब ने की थी। और इन सबसे हटके मैं एक बात जो कहना चाहूंगा, अभी अपनी चर्चा हो रही थी कि बाबा साहब दलितों के मसीहा अकेले बना के रह देंगे, तो मेरा मानना है कि अगर आपको किसी के विचारों को खत्म करना है तो आप उसकी पूजा करना चालू कर दीजिए, तो उसके विचार अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो समाज में जिन लोगों ने भी उनकी पूजा करना चालू कर दी है, तो उनके विचारों को खत्म करने की ओर है। अगर आपको उनके विचारों को बढ़ाना होगा, उनकी किताबें पढ़नी होगी, उनको पढ़ना होगा, उनको समझना होगा,
तब आप उनके विचारों को बढ़ा पाएंगे, नहीं तो फिर बाबा साहब को आप सीमित कर देंगे अगर आप उनको पूजने लगते अ, और एक अंतिम सवाल डॉक्टर मनोज आपसे कि हमेशा तुलना हुई है पूरे इतिहास में कि गांधी बनाम अम्बेडकर, इसको आप कैसे देखते हैं? जबकि मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है, हालांकि आपका विचार अपना हो सकता है, कि गांधी की महानता और उनका योगदान अपनी जगह है और उसमें कोई विवाद ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर का जो स्वप्न दृष्टा, जो देश का निर्माण जिसने किया, वो किस तरह से देश में देखा जाए, कैसे समझा जाए, उसको लेके आप क्या सोचते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक महापुरुष के सामने दूसरे महापुरुष की तुलना होना स्वाभाविक तो है, लेकिन आप कर नहीं सकते उसकी तुलना, क्योंकि उनके काम का जो बोलें कि दिशा है तो बहुत अलग है पहला दोनों की। लेकिन ये दोनों भारत के लिए ही काम कर रहे थे, भारत के नागरिकों के लिए काम कर रहे थे। और इन दोनों के बारे में मजेदार बात यह है, इन दो महापुरुषों के बारे में, कि ये आज भी जनमानस में पूर्व धारणा के हिसाब से इनकी छवि बनी हुई है। और पूर्व धारणा के हिसाब से चाहे वो दलित वर्ग देखे, चाहे जो गांधी के विचारों के अगेंस्ट में है वो वर्ग गांधी को अगर देखता है, या अंबेडकर को दूसरा दलितों के अलावा जो तबका है वो देखता है, तो आप धोखा ही खाएंगे। क्यों? इसकी वजह यह है कि आपने न्यूट्रल होके कभी इन दोनों महापुरुषों को देखा ही नहीं। जब आप न्यूट्रल होके देखेंगे, जैसे कि हम सबने बात की, तो इकोनॉमिक्स जो है, पैसा है, वो केवल एक वर्ग विशेष का विषय तो नहीं, वो तो पूरे देश का विषय है। एम्प्लॉइज आज 8 घंटे से जब उसको 1 घंटे उसका बॉस बोल देता है कि नहीं यार 1 घंटे और रुक जाना और थोड़ा ये काम और निपटा देना, तो उसे लगता है कि नहीं यार ये क्या है। तो वो घंटे जो फिक्स किए, पहले 12 घंटे थे, 8 घंटे फिक्स किए, ये किसने किए? महिलाओं को जो जॉब में है आज, उस समय ये कोई प्रावधान नहीं था कि जब मैटरनिटी हो गई, एक हैं? बच्चा जब बहुत पैदा बहुत होगा वो महत्वपूर्ण ठीक बात है, आप। उसका प्रावधान उन्होंने किया। चाइल्ड केयर लीव, एक बच्चा ठीक है मैटरनिटी के समय पे पैदा हो गया, लेकिन उसके बाद भी उसको केयर की जरूरत है, इसका प्रावधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। तो ये सारे मुद्दे, इसमें ये तो नहीं कहा उन्होंने कि नहीं ये दलितों की महिलाओं के लिए है, ये दलित कर्मचारियों के लिए है। हाँ, एक जगह इक्वालिटी की बात जरूर करते हैं वो, कि वो तबका जो पिछड़ा हुआ है सामाजिक रूप से, उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस करना पड़ेंगे। तब बात आती है रिजर्वेशन की। वो इक्वालिटी के लिए है, ना कि किसी को कम करने के लिए। आप न्यूट्रल होके रिजर्वेशन की जो धारणा है उस पर जाइए, उसको समझिए। पूरे वर्ल्ड में रिजर्वेशन है। आपने हमने आज तक एक भी ऐसी फिल्म नहीं देखी होगी हॉलीवुड में जिसमें कोई काला आदमी ना हो। बिल्कुल, वो अपने आप में जिसमें उसको अफर्मेटिव हाँ, एक्शन की तरह से माना जाता है। तो ये तो पार्टिसिपेशन वाली बात है। बाकी और जो दूसरे जो इनके काम है वो तो पूरे वर्गों के लिए, महिलाएं सभी वर्ग से आती हैं, इकोनॉमिक सब पर लागू है। ऐसे मिलना जैसे डीए है, बोनस आ जाता है, ये सब प्रावधान कहाँ है? ये कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कोई प्रताड़ित करता है, आप किसका सहारा लेते हो? कानून का सहारा लेते हो जो संविधान में वर्णित है। अच्छा, वो यही चीज आती है कि जब तथाकथित जो ऊंची वर्ण के लोग हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर का न जानने के कारण विरोध करते हैं, हाँ, उनके साथ भी जब समस्या होती है तो वो क्या बोलते हैं? वो कानून के हिसाब से काम करिए दुहाई ना। संविधान की जाती है। कानून के हिसाब से ही करना पड़ेगा। और वो बेसिकली जो चीजें हैं वो तो है यही कि ये एक जैसे मानवतावादी या प्राकृतिक नियम ही है हाँ, कि भाई आपको ये अधिकार है कि पानी सबके लिए है, हवा सबके लिए है। बिल्कुल ऐसे ही। वो वैसे ही उन्होंने सबके लिए दिया, लेकिन जो व्यापारी- पहले था कि ये कुआं मेरा है, हाँ, यहाँ से ये फला पानी नहीं पिएगा। क्या? भाई कुआं तेरा है लेकिन पानी तो सबका है सबका। ना। बिल्कुल ऐसे ही आर्टिकल 14 से 16 तक उन्होंने जो भी डिस्क्रिमिनेशन के लिए या जिस भी तरह के प्रोविजंस की बात करी है, जाहिर है कि ये एक समतामूलक या बराबरी का समाज बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया।
ये बात ठीक है कि अगर कोई तबका समाज का कोई वर्ग जो है वो कमजोर है तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ प्रोविजंस होंगे, यही तो जस्टिस है। ऐसा तो है ही, है ना, कोई एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तो है नहीं, तो होगा ही। और लेकिन साथ में जितने भी काम नजर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनके, मैं समझता हूँ सारे वर्गों को फायदे और एज अ होल एक सोसाइटी को प्रगति करने के लिए वो बहुत बड़ा एसेट है। बिल्कुल। और जिस जो चर्चा में व्यापारी आप संगठन इनका इतना विरोध करते हैं, वो व्यापार संगठन को मान्यता देने का काम भी बाबा साहब नहीं किया। बिल्कुल उनकी जो कानूनी मान्यता है उसकी प्रावधान भी उन्हीं की देन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम, ऐसा व्यक्तित्व कि उन पर जितनी भी चर्चा की जाए, कितना ही समय पर दिया जाए, वो कम ही पड़ जाएगा। हमारी कोशिश थी कि उन मुद्दों पर अ, आपका ध्यान दिलाया जाए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने केवल आरक्षण की व्यवस्था नहीं की, केवल वो संविधान के निर्माता नहीं थे। भारतीय समाज के ऐसे कोई भी पहलू नहीं है जिस पहलू पर उनका काम ना हो, उनके हस्ताक्षर ना हो। और इस शो के माध्यम से एक और आग्रह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप पढ़िए, उदारता के साथ पढ़िए। उस पढ़ने के बाद यदि आपको आलोचना नजर आती है तो उसकी आलोचना भी कीजिए। आलोचना से परे वो कोई भी व्यक्ति नहीं है, ये वो खुद कहते रहे। लेकिन कृपया करके पढ़िए। और हमारा मानना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सहजता का, एक सहज स्वीकार्यता का विषय पूरे देश में बनना चाहिए, ना कि केवल राजनीतिक मजबूरी बनना चाहिए। देखिए, मैं ये बोल रहा था कि बाबा साहब के जो पिताजी थे, उन्होंने नाम रखा होगा, क्या सोच के रखा होगा, भीम राव। भीम का मतलब ही पर्याय, मतलब विशाल, मतलब उन्होंने अपने नाम को चरितार्थ कर दिया कि वो कहीं भी विशाल, मतलब हर चीज में विशाल है। बिल्कुल। भारतीय जो आधुनिक भारत है, अगर आधुनिक भारत का निर्माता उनको कहा जाए तो एक एकमात्र व्यक्तित्व या एक नाम जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सामने आता है। इसी के साथ हम सभी को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।